Hello students, let's study bone marrow aspiration. So there are two methods, bone marrow aspiration and bone marrow trephine biopsy. Indications can be divided into diagnostic and therapeutic. The diagnostic can again be divided into hematological and non-hematological. Hematological indications include anemias. Most common indication is usually the diagnosis of anemia, whether it is megaloblastic, iron deficiency, sideroblastic, aplastic, lymphomas and myelomas, leukemias and leukocytic disorders, aleukemic leukemia, subleukemic leukemias, then megakaryocytic and platelet disorders, myeloproliferative disorders, myelodysplastic syndromes, and paraproteinemias. Non-hematological indications include infections like tuberculosis, leishmaniasis या स्टोरेज डिसऑर्डर्स जैसे गॉचर्स डिजीज, नाइमन पिक्स या मेटास्टेटिक इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है बोन मैरो में, ये देखने के लिए. थेराप्यूटिक इंडिकेशन मतलब इसको हम एज ए ट्रीटमेंट कब यूज़ कर सकते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के समय और ट्रीटमेंट ऑफ अप्लास्टिक अनीमिया एंड ल्यूकीमियाज. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एज सच कोई बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बट कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स इन जनरल कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं. उसके अलावा स्टर्नल एस्पिरेट, स्टर्नम यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन द अर्लियर डेज. तो स्टर्नम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उन पेशेंट्स में जिनको मार्क्ड ऑस्टियोपोरोसिस है. उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आपको वाइवा में पूछा जाता है कि अगर पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिक है तो क्या आप बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे. कर सकते हैं अंडर सुपरविजन बाय अ ट्रेन्ड हैंड और अ ट्रेन्ड टेक्नीशियन और अ ट्रेन्ड डॉक्टर, बट we have to compress the aspiration site for at least 5 to 10 minutes in order to prevent prolonged bleeding. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अंडर सुपरविजन हम कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं, सालाज बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल, इसमें भी ध्यान रखिएगा. वो साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर था, ये सालाज बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल है. फिर क्लीमाज बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल एंड जमशीदीज बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है और बायोप्सी के लिए भी यूज़ हो सकती है. साइट आपको पूछा जाता है, सो द मोस्ट कॉमन और द मोस्ट प्रेफर्ड साइट इज़ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. स्टर्नम नॉट प्रेफर्ड. टिबियल ट्यूबरोसिटी इन्फेंट्स और छोटे बच्चों में लेस देन 2 years ऑफ एज, इट इज़ अ कॉमन साइट. प्रोसीजर में पेशेंट को हम अप्रोप्रिएट पोजीशन देंगे, या तो सुपाइन या लेफ्ट लैटरल. फिर एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेके हम साइड क्लीनिंग करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फिर नीडल को पियर्स करेंगे अप टू द पेरियोस्टियम. उसके बाद जो साइड गार्ड होता है इस नीडल का, उसको एडजस्ट करते हैं ताकि हम अब और डीप ना चले जाएं. फिर मैरो कैविटी को एंटर करते हैं विथ अ बोरिंग एक्शन. Then the stillet is removed and 5 cc syringe is attached to the bone marrow aspiration needle और 0.3 ml बोन मैरो हम निकालते हैं. अगर इससे ज़्यादा हमने निकाला तो वो ब्लड से डाइल्यूट हो जाएगा. धीरे से नीडल और सिरिंज को विड्रॉ करते हैं. जिस साइड से हमने निकाला है वहाँ पे एक फर्म कंप्रेशन देते हैं और उसके तुरंत हम स्मीयर्स बनाते हैं. स्मीयर्स को हम स्टेन करते हैं लीशमन स्टेन से और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. अगर स्पेशल स्टेन करना है हमको आयरन स्टोर्स देखने के लिए तो पर्ल्स प्रशियन ब्लू स्टेन या पास स्टेन या एमपीओ हम कर सकते हैं अगर हम कोई ल्यूकीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो. ट्रेफिन बायोप्सी यूजुअली हम जमशीदी बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल से करते हैं. इसकी जो प्रेफर्ड साइट है दैट इज़ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. एक कोर बायोप्सी हम लेते हैं बोन मैरो का, बोन विथ बोन मैरो का, और उसके आगे की प्रोसेसिंग वैसे ही रहती है जैसे हम कोई भी हिस्टोपैथ के स्पेसिमेन की करते हैं. कॉम्प्लिकेशंस कैन बी पेन, लोकल पेन हो सकता है जिस साइड से हमने लिया है, ब्लीडिंग, हिमाटोमा फॉर्म हो सकता है लोकल साइड पे, या इन्फेक्शन. फिर वाइवा में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ ड्राई टैप. ड्राई टैप मतलब आपने जब एस्पिरेट किया तो आपको एस्पिरेट नहीं मिला, इट वाज अ ड्राई टैप. तो when bone marrow aspiration will sometimes yield only blood or no aspirate at all, उसको हम कहते हैं dry tap. Causes क्या हो सकते हैं? Most commonly faulty technique, myelofibrosis या infiltration
ऑफ द मैरो बाय एनी ट्यूमर और सिवियर हाइपरप्लेजिया और अप्लास्टिक अनीमिया, इनमें हमको ड्राई टैप मिल सकता है। माइक्रोस्कोपिकली हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं बोन मैरो एस्पिरेट की स्लाइड्स। सबसे पहले सेल्युलैरिटी, सेल्युलैरिटी कितनी है, एक एवरेज फॉर्मूला रहता है 100 माइनस एज। तो जितना, फॉर एग्जांपल इफ पर्सन इज़ 40 ईयर्स, तो 60% आपको सेल्युलैरिटी दिखनी चाहिए और 40% आपको फैट दिखना चाहिए। ओके फिर एमी रेशियो, माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो नॉर्मल 2:1 to 6:1 होता है। इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो हम उसको बोलेंगे हाइपर सेल्युलर, और द माइलॉइड सीरीज, माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशियो इज़ चेंज्ड। एरिथ्रॉइड सीरीज कैसा है, उसके प्रोलिफरेशन, उसका जो प्रोग्रेशन है वो ब्लास्ट से लेके नॉर्मल ब्लास्ट, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो मेंटेन्ड है कि मेगालोब्लास्ट हो गया है या माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट है, वो हम देखेंगे। माइलॉइड सीरीज़ में रेगुलर प्रोग्रेशन है क्या, या कोई पर्टिकुलर एक टाइप के सेल्स हमको ज़्यादा दिख रहे हैं, या हमको जायंट फॉर्म्स दिख रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म के। मेगा कैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट प्रिकर्सर्स होते हैं उसको हम देखेंगे कि नॉर्मल है, आइडियली वो सबसे बड़े दिखते हैं हमको, तो उसके जो लोब्स हैं न्यूक्लियस के वो नंबर ठीक है कि नहीं, लोब्यूलेशंस ठीक है कि नहीं। फिर लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स को हम देखेंगे। अब नॉर्मल सेल्स तो नहीं है, कोई ट्यूमर सेल्स या स्टोरेज डिसऑर्डर में हमको, जैसे गाउचर्स डिजीज़ है उसमें, या कोई पैरासाइट्स तो नहीं है। और पर्ल्स प्रशन ब्लू हम करते हैं आयरन स्टोर्स को देखने के लिए, और इन आयरन स्टोर्स को फिर हम ग्रेड करते हैं वेदर दे आर एडिक्वेट और नॉट, और वेदर इट इज़ इंक्रीज्ड। थैंक यू सो मच।